वेलकम क्लास। तो हम लोग आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 को ख़त्म कर चुके हैं। कुछ उसके एक्सरसाइज वगैरह भी हम लोग देखे थे। अब थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और जो लोग आगे अपना इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 NCERT, उस पर हम लोग देखें एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो हमारे पास कुछ कलेक्शन है क्वेश्चन का, बहुत लंबा कलेक्शन है। कुछ क्या बहुत लंबा कलेक्शन है, अब उतना तो बताना जो संभव है नहीं, लेकिन जितना भी संभव है उतना हम बता देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम बोर्ड पर लिखेंगे भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, काहे कि उससे बेमतलब का टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ क्वेश्चन विथ ऑप्शन है, इसको हम लोग लेंगे। तो ऑर्डिनरी थिंकिंग से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर द इंड्यूस्ड EMF इन ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंड्यूस्ड EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी नंबर दे रहा है, बी नंबर ऑप्शन ऐसे लेते हैं, थोड़ा बोर्ड में ज़्यादा जगह मिल जाएगा। बी नंबर दिया है टाइम, सी नंबर दिया है रेजिस्टेंस और डी नंबर दिया है नन ऑफ एबव। तो इंड्यूस्ड EMF इन द सिचुएशन ऑफ केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ये बताना है। चेंज इन फ्लक्स पर तो डिपेंड करता ही है और टाइम पर डिपेंड तो करता ही है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से उसका लेना देना नहीं है इंड्यूस्ड EMF का। हाँ, इंड्यूस्ड करंट का अलबत्ता लेना देना होगा, लेकिन इंड्यूस्ड EMF का कुछ लेना देना नहीं है। अब EMF एक फिक्स्ड अमाउंट में इंड्यूस्ड होगा जिसके कारण उसमें करंट का फ्लो होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड करंट कम होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा। तो करंट की डिपेंडेंसी तो रेजिस्टेंस पर है, लेकिन EMF की डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस पर, सर्किट के रेजिस्टेंस से उसको क्या लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है जहाँ तक लोग EMF को समझते हैं। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज को लेना देना है, यहीं पर तो फ़र्क आ जाता है किसमें, टर्मिनल वोल्टेज और EMF में। टर्मिनल वोल्टेज को लेना देना है। टर्मिनल वोल्टेज अभी इसका 2IR है, अगर यदि R ज़्यादा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग कहानी हो गई। EMF जो इंड्यूस होगा या कोई सेल प्रोवाइड करेगा, इसका तो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, उसकी तो डिपेंड करेगी कि क्या एनर्जी उसमें इन्वेस्ट की गई है, कितनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट की गई है, तो वो हमारा इंड्यूस्ड EMF पर होगा। थोड़ा फ़र्क होता है, बारीक फ़र्क होता है। स्टार्टिंग में जो लोग बच्चे या बहुत सारे टीचर लोगों को भी EMF में या पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा फ़र्क नहीं समझ में आता है, तो ये थोड़ी सी कहीं कहीं पर जैसे जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे वहाँ बात आपको समझ में आती रहेगी। तो रेजिस्टेंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जो भी इंड्यूस्ड EMF होगा, इंड्यूस्ड करंट का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमको क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं और क्वेश्चन है कि लेंस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंस लॉ पढ़ा चुके हैं, हम बता चुके हैं लेंस लॉ। इसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया है कि लेंस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ चार्ज। पहला दे रहा है चार्ज, दूसरा दे रहा है मोमेंटम, तीसरा दे रहा है मास और चौथा दे रहा है एनर्जी। तो पूछ ये रहा है कि लेंस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है लेंस लॉ। ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ताकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर यदि लेंस लॉ क्या सजेस्ट करता है, लेंस लॉ को सजेस्ट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो जस्ट कैसा होगा, जो अपने कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज कर रहा होगा। अगर अपोज नहीं करेगा तो अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा, अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा तो इंटरमीडिएट स्टेट में कोई वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं हुआ तो कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होने की सिचुएशन नहीं बन रही है, एनर्जी जनरेट हो जाएगी बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के।
बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के या बिना किसी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी के दूसरी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो बिना इन्वेस्टमेंट के दूसरी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में तो कह सकते हैं कि एनर्जी कैन बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, जबकि होता तो यह है कि एनर्जी नाइदर कैन बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही लेंस लॉ भी बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से होगा जो उसके अपने कॉज ऑफ जनरेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। नहीं अपोज करेगा तो वर्क नहीं होगा, एक्सटर्नल एजेंसी को एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होगी तो विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है सो हमारा क्या होगा, एनर्जी जनरेट हो जाएगा, जो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और सभी लोग जरा इस पर ध्यान दें। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट का आर है। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट करके क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। और डेल फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंजेस इन डेल टी टाइम, total quantity of charge passing through it is Q. Okay, ठीक है। देन द करेक्ट रिलेशन कौन सा ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन Q इजकल टू डेल Q बाई डेल टी, डेल फाई रेजिस्टेंस वाला डेल फाई। बी ऑप्शन Q इजकल टू डेल Q बाई डेल टी इंटू आर रेजिस्टेंस है, डेल फाई बाई। सी ऑप्शन Q इजकल टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी प्लस आर कह रहा है। और डी ऑप्शन में Q इजकल टू डेल फाई अपॉन आर। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? पहला ये वो क्वेश्चन है जिसमें अपने को कुछ सोचने की आवश्यकता होगी। तो फाई और क्यू के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसको अगर अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिया जाए तो E इजकल टू होता है डेल फाई अपॉन डेल टी मैग्नीट्यूड में लिया जाए। ठीक है, ओके। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज जनरेट करेगा। चलिए, तो ऐसे में इसको अपन लोग IR कह सकते हैं, डेल फाई बाई डेल टी। इसको हटाइए, अब जरा सा साइन हटाइए, है ना। अब आई तो डेल फाई बराबर क्यू हो जा रहा है। आई को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन डेल टी, चूँकि यहाँ पर Q इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो डेल Q बाई डेल टी। ठीक है, डेल टी टाइम दिया है, डेल Q इज अमाउंट ऑफ फ्लक्स, डेल Q इज अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन डेल टी टाइम। ठीक है, ओके। R इजकल टू डेल फाई अपॉन डेल टी, डेल टी कैंसिल हो रहा है तो Q इंटू आर इजकल टू डेल फाई। तो Q इजकल टू डेल फाई अपॉन क्या आर, कौन सा ऑप्शन है, यही ऊपर में दिख रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी क्या किया है, पूछा है ना। बोर्ड में भी पूछे हुए हैं और कंपटीशन में भी पूछे हुए हैं। ठीक है जी, तो ऐसे में हम लोग क्या करें, आगे बढ़ें। ये रिलेशन होता है Q इजकल टू डेल Q बाई डेल आर। इसी से हम लोग बाद में, आपको याद कीजिए, रखिएगा, इससे हम एक चीज़ बताने वाले हैं एक समय, डिस्प्लेसमेंट करंट।
डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जिसको अगले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे, है ना। अगले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन एक सिंपल है, लेकिन लिटरेचर में पूछता है, पूछ भी देता है। तो जरा सा इस क्वेश्चन को फिगर कर दे करके मैं समझाता हूँ कि क्या है। एक ऐसा कॉइल है और एक यहाँ पर सिलिंड्रिकल मैग्नेट है। क्या है? सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ठीक। और ऐसे में इसके एक्सिस के, तो ये है इसका एक्सिस, दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है। इसको कह रहा है कि इसको हम लोग रोटेट करते हैं। इस यहाँ मान लीजिए एन पोल हो, यहाँ पर एस पोल हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 नंबर है ना जी। तो ये इसको हम लोग रोटेट, पता नहीं 5 नंबर क्वेश्चन है ये सर, कुछ एक क्वेश्चन को मिस किए, देखते हैं कौन सा है। चलिए, तो ऐसे में अगर इसको रोटेट किया जाता है, ये है कॉइल नीचे, है ना। अगर इसको रोटेट किया जाता है, मतलब ऊपर नीचे नहीं लाया जा रहा है, सिर्फ रोटेट किया जा रहा है, तो प्रश्न ये है, ऑप्शन में जो दिया है से ऑप्शन पढ़िए, और सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल, फर्स्ट ऑप्शन। नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल, ओनली एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन कॉइल, एन ईएमएफ एंड ए करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। क्या उम्मीद करते हैं अगर सिर्फ रोटेट किया जाए इसको तो कुछ होगा क्या? तो जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तो कारण ये है कि जब इसको आप रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से ना तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का बदलेगा, ना इसका एरिया बदलेगा, ना कोई एंगल बदल रहा है। तो जो लिंक्ड फ्लक्स है फाई, उसमें फाई में चेंज होने के कोई कारण नहीं बनते हैं। चूँकि डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच का कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ का नहीं बदलेगा, एरिया तो बदल ही नहीं रहा है, घूम तो ये रहा ही नहीं है कि लिंक्ड फ्लक्स के वैल्यू में कोई भी चेंज आए। तो सीधा सा ऑप्शन है कि इसको लेकर सिर्फ रोटेट करते रहेंगे इस मैग्नेट को, तो इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लिंक्ड फ्लक्स के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक तरीका था ये चेक करने का कि बच्चे कितना समझ पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, ठीक है जी। चलिए अब इसको हटा करके हम कुछ क्वेश्चन और ले, बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर दे पॉज करके। तो अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पर बना दिए, है ना। लिटरेचर हमने लंबा लिखा नहीं है। यहाँ फिगर देखिए, देयर इज़ ए कॉइल। इस तरह का एक रूम के अंदर एक कॉइल रखा हुआ है सर, ठीक है। ऊपर से एक एनएस मैग्नेट जो मैग्नेटिक बार है उसको लाया जा रहा है, और इस रिंग के थ्रू ये पहले आता है, फिर इसको सेंटर से क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि क्या फेनोमेना हम लोग को देखने को मिलेगा। ऐसे ये आया और इस रिंग के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट क्लॉकवाइज होगा, देन एंटी क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज होगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहली बात हमारे पास ये है कि जब एन पोल क्लोज होगा तो कौन सा उसकी फेसिंग में कौन सा करंट बनेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जी, एन पोल क्लोज हो रहा है तो एन पोल का डेवलपमेंट होगा। एन पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज ही करंट बनेगा। तो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं है देन एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी, ये ऑप्शन गलत हो गया। इन क्लॉकवाइज ये भी चला जा रहा है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। 2 ऑप्शन बचते कि पहले तो ये आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ही बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तब तक जब तक ये इससे ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। नीचे जब जाएगा तो क्या होगा, इसको क्रॉस करके जब नीचे जाएगा, जब एस पोल दूर होने लगेगा, क्योंकि दूसरे साइड जब वो क्रॉस कर जाएगा तो एस पोल दूर जाने लगेगा। तो एस पोल दूर जाने लगेगा तो नीचे की तरफ इस कॉइल के लोअर पोर्शन में, ये तो अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन एस पोल नीचे जा रहा है तो यहाँ एन पोल बनेगा,
यहाँ पर एन पोल बनेगा। एन पोल बनेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नीचे में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। जब ये नीचे की तरफ हो जाएगा तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो अगर नीचे एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। पहले जब ये करीब आ रहा होगा तो ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज करंट होगा, ठीक है। जब ये नीचे चला गया होगा, एस पोल दूर जाने लगा होगा, तो एस पोल को दूर जाने से रोकने के लिए लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन पोल डेवलप करेगा, यहाँ पर एन पोल डेवलप करेगा। और यहाँ पर एन पोल डेवलप करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तो इस फेसिंग में देखेंगे तो वही चीज़ क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा करंट का, ये तय है कि पहले ये एंटी क्लॉकवाइज रहा, फिर जब नीचे की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, चेंज होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज हुआ तो पहले एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, फिर से क्लॉकवाइज होगा, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग बिना बोर्ड को बिना पॉज किए हम लेते हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अगर किसी को समझने में दिक्कत आती हो तो कमेंट में ज़रूर डालें। इतने डिले से एक अगला क्वेश्चन है, ए कॉइल हैविंग एरिया ए नॉट। एक कॉइल है जिसका एरिया ए नॉट है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम बी नॉट टू 4 बी नॉट। इनिशियल स्टेट में इसके पास बी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिंक जो उस पर अप्लाइड है, और फाइनल स्टेट में जाते जाते उसके पास 4 बी नॉट की मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज हो जाती है विथ टाइम। इन टाइम कितना, इन टाइम टी, इन टाइम टी ये उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज। अब जिस वजह से भी होता हो, मैग्नेट को क्लोज ले जा रहे हो या कोई आसपास में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट रखे हो जिसकी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन ला रहे हो, जिसके कारण उसका जो सामने का कॉइल है उससे मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से 4 बी नॉट हो जा रहा हो। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन, तो आपको बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इसको अगर क्वेश्चन के रूप में लेते हैं तो भी ले सकते थे। तो चलिए इसमें मैं ऑप्शन देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऑप्शन ए कह रहा है 3A0 B0 बाई टी। बी ऑप्शन है 4A0 B0 बाई टी। सी ऑप्शन है 3B0 अपॉन A0 टी। डी ऑप्शन है 4B0 अपॉन A0 टी। चलिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बी ए कॉस थीटा, यही होता है ना, फाई बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा को तो 0 डिग्री लेते हुए कंसिडर किया गया है। हाँ, लिटरेचर में दिया भी होगा, लिटरेचर में दिया है मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजेस, ठीक है। चलिए हटे। तो थीटा की वैल्यू हालांकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया, थीटा 0, तो फाई की वैल्यू सीधे सीधे बी इंटू ए लेना है। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें कि इनिशियल फ्लक्स की बात करें तो बी नॉट इंटू ए नॉट हुआ, फाइनल फ्लक्स की बात करें तो बी नॉट से कितना हो जाएगा, 4 बी नॉट हो जाएगा, 4 बी नॉट हो जाएगा। तो 4 बी नॉट इंटू ए नॉट। तो चेंज इन फ्लक्स की बात अगर आएगी तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनस माइनस इनिशियल होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यानी 4 बी नॉट में से बी नॉट ए नॉट जाएगा, यानी कि 3 ठो बी नॉट ए नॉट बचेगा। तो डेल फाई ये है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात अगर हम करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के, तो डेल फाई अपॉन डेल टी, या टी जो क्वेश्चन में दिया है, तो इसको टी से डिवाइड करें तो 3 बी नॉट ए नॉट बाई टी। ऐसा ये क्वेश्चन बन जा रहा है। ऑप्शन आप देखें जरा बोर्ड में कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन ही क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बाकी ये ऑप्शन गलत है, ये भी, ये सब गलत है। ये ही ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन है।
ये तो मैं लगाने के लिहाज से, समझाने के लिहाज से इतना लंबा लगाया। यहाँ तो सीधे देख लेना कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 3b0 का था, एरिया a0 का था, तो 3b0 इंटू a0, 3b0 इंटू a0 यहाँ दिख रहा है, टाइम t लग रहा है। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, मुँह जबानी हल होने वाला। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा दिया, मुँह जबानी तो इसको लगना ही था। चेंज इन फ्लक्स 3b0 a0 सीधे दिख रहा था इसमें, बाकी तो कुछ उसमें सोचना ही नहीं था, सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, कलम उठाने की तक की ज़रूरत नहीं थी इसमें। आना तो सब कुछ चाहिए, आना तो सब कुछ चाहिए। चलिए अब एक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। और लिंक्ड फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन दिया है 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। देखिए ये सेक्शन पढ़ाने में मज़ा तब होता जब अपने पास डिजिटल बोर्ड होता, कंप्यूटराइज क्वेश्चन अपने आप ऊपर में यहाँ लिखा जाता, और तब हम इसको आपका वो क्या बोलते हैं उसका अपना जो पेन आता है उस पेन से इसको सॉल्व करते तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, नहीं है कभी होगा, लेकिन मसला जानकारी आने से है। तरीका क्या है, चम्मच चाहे चांदी का हो या स्टील का या लोहे का या लकड़ी का, मुद्दा ये है कि उस चम्मच के अंदर अपने चम्मच से आपने खाया क्या। अच्छा चीज़ चाहे आप सोने के चम्मच से खा ले, चांदी से खा ले, पीतल से खा ले, या लोहे से या लकड़ी से, उसके अंदर जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा फीलिंग आती है। चलिए, तो ये कह रहा है कि फाइव द इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल इन द 4th सेकेंड विल बी, 4th सेकेंड में t = 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड है ना, 4th सेकेंड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। देखिए भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, ये -d∅dt होता है। माइनस प्लस का को अगर यदि इसको इग्नोर कर दिया गया तो इग्नोर कर दीजिए। अब d∅/t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, तो ये 16t हो गया, और t का 1 हो जाएगा तो ये 3 हो गया, 5 का 0 हो जाएगा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ माइनस नहीं लिए हैं, हटा दीजिए, मैं मॉड वैल्यू ले रहा हूँ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E जो होगा एट एनी टाइम t, इसको पूरे एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका होता है ET। हाँ, तो E at t = 4, तो इसमें 4 रख दीजिए, तो 16 चौके 64 प्लस 3 है ना, दैट इज़ क्या 67 यूनिट। अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा जी, इसमें C ऑप्शन दिखा रहा है, C ऑप्शन में 67 यूनिट है। ये तुक्का का सवाल नहीं, तो ऑप्शन देख करके इससे कोई हेल्प मिलना नहीं था, इसमें ऑप्शन से हेल्प मिलना था, इसलिए हमने इसको ऑप्शन पे लिखा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें 67 यूनिट, 16 यूनिट, 39 यूनिट, 45 यूनिट्स, ये सब दिया है। इससे कोई मदद मिलना नहीं था, किसी को नहीं मिलना था, इसलिए कैलकुलेट करके ही ऑप्शन टिक हो सकता है, चूँकि बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ये होता। हाँ, ये बात है कि जिसका मैथमेटिक्स बढ़िया होता है यहाँ देख लेता है कि d∅/dt करेंगे तो ये 2t 16t हो जाएगी, ये 3 हो जाए, 16t प्लस 3, t की वैल्यू 4 डाल दे, t की वैल्यू 4 डाल दे तो 16 64 प्लस 67, ऐसा करके जो मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग है वो कर लेगा, वो तुरंत कर लेगा। स्ट्रॉन्ग है क्या, ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं थी इसमें, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल फास्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक करंट flowing in two coaxial coils in same direction. The current is flowing in two coaxials in same direction. दो कोएक्सियल हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू, the electric current will, कोएक्सियल कॉइल्स हैं, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, कोएक्सियल है, एक कॉइल ये है
और एक कॉइल ऐसा है, ठीक, ओके। वो लगता है कोई स्टैंड पर रखा गया होगा, है ना। कह रहा है इनमें डायरेक्शन सेम, मतलब इस फेसिंग में अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके रिवर्स फेसिंग है, इसके रिवर्स, इधर से देखिए इसको, है ना, इधर से देखिए, तो इस फेसिंग में अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर से भी इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, इधर क्लॉकवाइज होना चाहिए, इधर क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू द इलेक्ट्रिक करंट, तो एक्चुअल में अब देखना ये होगा कि क्या कोई असर डाल रहा होगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है एन पोल, तो ये क्या हो रहा होगा, ये एन पोल, तो इधर इसके अंदर क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो एस पोल, है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा होगा, बिल्कुल, है ना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इसका ये इंक्रीज करा होगा, इसका ये इंक्रीज करा होगा, तो करंट को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। जब दूर करेंगे इन दोनों को, जब इन दोनों को दूर करेंगे तो जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज करेगा, तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। पहले तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या दिया है, लेकिन है बड़ा दिमाग वाला। हालांकि किसी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है। ये दो कॉइल है, इसमें भी इधर इस डायरेक्शन में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी मान लीजिए क्या है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक, ओके। तो फेसिंग के हिसाब से अपोजिट करंट होगा, इसका डायरेक्शन सेम, तो फेसिंग के हिसाब से अपोजिट हो जाएगा। इसमें जितना करंट होगा इसका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो अपोजिट हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें एन पोल बन रहा होगा, इसमें एस पोल बन रहा होगा। अपोजिट पोल हो रहा होगा तो अपोजिट पोल के कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना, सपोर्ट कर रहे होंगे, ये भी इसको भी, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। अब जैसे इसको बढ़ाएंगे तो लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू में डिक्रीजमेंट आएगा। तो लेंस लॉ के मुताबिक क्या होगा कि जो चेंज है उसको अपोज करेगा। इसका मतलब कि जो ईएमएफ अब चेंज इन फ्लक्स होने के कारण जो डिक्रीज कर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। यानी कि ये एक दूसरे में कुछ म्यूचुअल इंडक्शन इस टाइप का जनरेट करेगा कि ये यहाँ के करंट को बढ़ाएगा और ये भी इस पे यहाँ करंट को बढ़ाएगा, तो दोनों में करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर सेपरेशन बढ़ाते हैं तो दोनों में करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है। दोनों में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इसमें, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन अनचेंज, द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। तो कहानी इसकी ये है कि ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, भले ही हमने इस पर लिखा नहीं है ना, बोर्ड पर लिखा नहीं, लेकिन हम उतना लिख करके टाइम लगाने से बेहतर है। दो कॉइल है ऐसे, सेम डायरेक्शन में करंट है, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इस फेसिंग में भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस फेसिंग में क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट पोल हो, अपोजिट पोल का फॉर्मेशन करें। अपोजिट पोल अट्रैक्शन का मतलब है कि एक दूसरे के फील्ड को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो लिंक्ड फ्लक्स इंक्रीज कर गया होगा इनिशियल स्टेट में। जब दूर ले जाएंगे तो लिंक्ड फ्लक्स में डिक्रीजमेंट आने की कोशिश होगी, तो सपोर्ट करेगा। लिंक्ड फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ही वो बढ़ने लगेगा, ताकि जो फ्लक्स में डिक्रीजमेंट हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर दिया, जो कमी आ रही है फ्लक्स में दूर जाने से उसको काउंटर किया जाए। यानी कि इंड्यूस्ड करंट जो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में बढ़ करके और लिंक्ड फ्लक्स को मेंटेन करेगा, जितना फ्लक्स था उतना रखना चाहेगा, क्योंकि अब वो कम होने लगा, करेक्ट है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इतनी बारीकी से हमारी बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन अगर कोई किसी को थोड़ी बहुत पकड़ रही हो और उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हमको कमेंट में लिखें, मैं उनका डाउट दूर कर सकता हूँ। 10 क्वेश्चन का बंच लेंगे हम। 8 क्वेश्चन या 7 हो गए हैं, 2-3 और हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ लिटरेचर है। कॉपर इन हेल्थ स्टेशनरी एंड ए बार मैंगनीज ड्रॉप्ड, कॉपर इन हेल्थ स्टेशनरी
and a bar magnet is dropped, the ring with its length along the axis of the ring, the acceleration of the falling magnet while it passing through the ring is। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया, ये 75 मरतबा पूछा है ना, ये 75 मरतबा पूछा है, मतलब बहुत बार। कह रहा है कि जब आप बार मैग्नेट को लेकर के ऐसे ड्रॉप करते हैं, ये कॉपर का रिंग है, अब जब इसको एन पोल एस पोल है, अगर ये ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये इसको क्रॉस कर रहा होगा, है ना, जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो ऑप्शन जरा देखिए, ऑप्शन कह रहा है व्हाइल पासिंग, तो एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट, जब ये गिर रहा होगा तो उस समय इसका एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट while it is passing through the ring, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? ए ऑप्शन कह रहा है इक्वल टू ग्रेविटी, माने जितना ग्रेविटी एक्सीलरेशन दे रहा है उतना ही रहेगा। बी ऑप्शन कह रहा है लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी। C, more than due to gravity, D, depends on the diameter of the ring, depends on diameter of ring and length of magnet, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, कहानी क्या है कि इस में आप छोड़ते हैं, इसके सेंटर पास होकर के नीचे की तरफ ये जब आता है ना, तो चलिए जब ये अगर ये नहीं होता या होता है जो भी, इस पर लगने वाला एक्सीलरेशन कितना होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। तो ऑप्शन जो भी है उसका एक मतलब सीधा समझिए, इक्वल टू ग्रेविटी का मतलब जी का जी ही रह जाएगा, लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ये क्या हो जाएगा? लेस देन जी हो जाएगा, मोर देन जी ग्रेविटी यानी ग्रेटर देन जी हो जाएगा। यहाँ ये कह रहा है कि ए इक्वल टू जी रहेगा जब वो क्रॉस कर रहा होगा, ये कह रहा है ए लेस देन जी होगा, फिर ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन जी होगा, ये कह रहा है कि अब ए की डिपेंडेंसी इस बात पर होगी कि इस रिंग का डायमीटर कितना है, उसका लंबाई कितना है। ठीक है, ऑप्शन तो ये कह रहा है, लेकिन आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपका हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? क्या होगा जब ये इधर आएगा? तो इसमें एन पोल अगर सामने आ रहा है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट का फॉर्मेशन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट का जो फॉर्मेशन इसमें होगा, ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, ये एन पोल को आने से अपोज करेगा, और जैसे जैसे और ये इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी तो स्पीड नीचे की तरफ आएगा और बढ़ता जाएगा, तो बढ़ने से अपोजिट डायरेक्शन में और क्या होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा अपोजिंग फोर्स और बढ़ जाएगा, अपोजिंग फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब अपोजिंग फोर्स और बढ़ेगा तो नेट फोर्स, एक इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक पर इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो ये एफ आर इंक्रीज, एफ जी हमारा कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लग रहा है वो कांस्टेंट है, और ये इंक्रीज करने लगेगा चूंकि इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगेगी, है ना, तो फास्टर रेट से फ्लक्स में चेंज आने लगेगा, तो इस रेजिस्टिव फोर्स बढ़ने लगेगा, तो इफेक्टिवली इसका जो डिफरेंस है स्लो हो जाएगा। और हम जो एफ नेट की बात करते हैं वो होता है एम ए, तो नेट फोर्स का मतलब एफ जी माइनस एफ आर इजकल टू एम ए है। तो जब ये फोर्स कम होना चालू हो जाएगा ग्रेजुअली, तो ए भी क्या होगा, जब ये गिरना चालू हो जाएगा, मतलब ये इसकी वैल्यू, टोटल नेट फोर्स की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन जो है उस पर काम कर रहा है। जी की बात नहीं है, सिर्फ जी की बात नहीं है, सिर्फ जी की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल ए की बात कर रहे हैं, है ना। ए माने ए मतलब नेट एक्सीलरेशन, ए नेट किसको कह रहे हैं हम? ए नेट कह रहे हैं ए माइनस ए जी को, जी माइनस ए को, सॉरी जी माइनस ए को कह रहे हैं। जो रेजिस्टिव फोर्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो निकाल उस पर एक्सीलरेशन डेवलप करता है ना, होगा नहीं लेकिन करता, तो ए नेट को कह रहे हैं।
तो जब एफ नेट डिक्रीज करेगा तो ए नेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एक लाइन की बात अगर समझें तो सीधी सी कहानी क्या है कि नेट फोर्स अगर हमारा डिक्रीज करने लगेगा, चूंकि रेजिस्टिव फोर्स बढ़ने लगेगा तो नेट फोर्स डिक्रीज करने लगेगा। अगर नेट फोर्स डिक्रीज करने लगेगा तो नेट एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। यहाँ पर ये नेट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो है ना ए नेट, ये ए नेट की बात करें, ठीक है ना, वो डिक्रीज करने लगेगा। अब इरेस्पेक्टिव की क्या साइज है, उस रिंग का डायमीटर क्या है, उसका लेंथ क्या है, उससे कोई बहस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेजुअल नीचे की तरफ आएगा फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट जैसे जैसे होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फास्टर रेट से चेंज होने लगेगा, यानी फ्लक्स फास्ट हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड है ना, फास्टर रेट से इंड्यूस्ड में भी ज़्यादा होगा, रेजिस्टिव फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे में नेट फोर्स की वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। नेट फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा तो नेट एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब कि लेस देन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑप्शन बी क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को CBSE, PMT, MP, PMT, CPMT, जिपमर, CPMT, MPPT, PMT, KCET, केरला इंजीनियरिंग और 2-4-5 ठो पता नहीं कितने जगह पर पूछा है, कितने जगह पर पूछा है। ये 9वां नंबर क्वेश्चन था ना। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेता हूँ और 10 ही क्वेश्चन तक हम बताएंगे। ऐसे सेक्शन में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अपने को नहीं बताना है। उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत लंबे टाइम तक कोई भी इस वीडियो को लिटरली क्या होगा, झेल नहीं पाएंगे जो बच्चे हैं। खास करके जो प्रेजेंट स्टेटस में हमने बच्चों को देखा है उसमें तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को झेल ही नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है, शायद इजी है। कह रहा है कि द स्क्वायर कॉयल ऑफ 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर कॉयल है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 to the power 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल इज। ए सिंपल क्वेश्चन हो गया ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। बी दे दिया, ए दे दिया, फाई की वैल्यू बी ए निकालना है, ऑप्शन 2-4-5 ठो दिया, इसको चुन लेना था, है ना, चुन लेना था। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, चलिए तो बच्चों मैं अब 10 क्वेश्चन की बात थी, 10 ही क्वेश्चन लेंगे चाहे जो भी होगा। बी और ए को मल्टीप्लाई कर दिए, 10 की पावर -2 और 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 1 तो वेबर हो जाएगा सीधे सीधे, फाई की वैल्यू। इसको कंप्लीट किया। 10 क्वेश्चन की बात थी, 10 ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हर सेक्शन में। एक वीडियो 10 ही क्वेश्चन का होगा, सिंपल या कठिन जो भी होगा 10 ही क्वेश्चन हम बताएंगे, ताकि सिंपल में बच्चे लोग कंफर्टेबली उसको रिसीव कर पाए, क्योंकि ये सब सेक्शन में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने के बाद लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी ख़त्म करते हैं, फिर आज ही शूट करेंगे दूसरा।